हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी 100 टॉपिक सीरीज के अंदर। इस सीरीज के अंदर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं जिनसे अक्सर एग्जामिनेशन में सवाल पूछा जाता है अलॉन्ग विद देयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आज जो टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वो आपका मेनली जुड़ा है यूजीसी नेट पेपर 1 से। ये टॉपिक है आपका कम्युनिकेशन का, ये यूनिट है आपका कम्युनिकेशन का। तो आइए इस यूनिट पे डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट 21 या फिर 22 एग्जामिनेशन की, तो आपके लिए ढेर सारे कोर्सेज हमारी साइट पे, हमारी ऐप पे अवेलेबल हैं। आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट टॉप 5 टॉपिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो फर्स्ट टॉपिक इज मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो बेसिक कम्युनिकेशन होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसकी प्रोसेस क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, अलग अलग तरीके का कम्युनिकेशन होता है। वर्बल होता है, नॉन वर्बल होता है, काफी सवाल एग्जाम में पूछते हैं। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, आपकी कम्युनिकेशन प्रोसेस कभी कंप्लीट नहीं हो पाती है, कुछ बैरियर्स आ जाते हैं। उन बैरियर्स के ऊपर सवाल हमें देखने को मिलता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मास मीडिया, मास मीडिया में आपका न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, टीवी, रेडियो, इंटरनेट, ये सारी चीजें आती हैं और इस पे भी सवाल हमें देखने को मिलता है। क्लासरूम कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन का जो टॉपिक है इस पे बहुत से सवाल एग्जाम में आते हैं और ये टॉपिक ऐसा है कि आपको अपनी खुद लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग से, खुद अपनी अंडरस्टैंडिंग से इसके आंसर अटेम्प्ट करने होते हैं। तो बेसिक आपको कम्युनिकेशन की चीजें अगर मालूम है, मीनिंग, इसके टाइप्स, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोसेस, इन चीजों को आप क्लासरूम सेटिंग में कैसे अप्लाई करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है और इन्हीं चीजों को अप्लाई करना है आपने और अपने आंसर तक आप पहुंच जाते हैं। तो आइए अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक्स पढ़ेंगे और इनसे जुड़े कुछ प्रीवियस ईयर के सवाल भी डिस्कस करेंगे। चलिए, तो पहला टॉपिक हमारे पास है मीनिंग, प्रोसेस एंड फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले तो कम्युनिकेशन का वर्ड जो है उसके ओरिजिन पे सवाल हमसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओरिजिन क्या है इस कम्युनिकेशन वर्ड का? ओरिजिन है कम्युनिकेयर या फिर कम्युनिस, जिसका मतलब होता है इंपार्ट करना, पार्टिसिपेट करना, शेयर करना, टू मेक कॉमन, यानी कि कुछ साझा करना। मेरे पास कुछ नॉलेज है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, साझा कर रहा हूं, इट इज कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड शेयरिंग मीनिंग। तो कम्युनिकेशन क्या है? एक प्रोसेस है, इसके अंदर आप सामने वाले को कुछ समझा रहे हैं, अंडरस्टैंड करवा रहे हैं और कुछ मीनिंग आप उससे शेयर कर रहे हैं। इस प्रोसेस के अंदर आपको 8 स्टेप्स देखने को मिलते हैं, 8 एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। एक आपके पास होंगे सेंडर यानी कि सोर्स, जो कि मैसेज भेजना चाहते हैं। तो मैं आपको यहां पे मैसेज भेज रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो यहां पे मैं क्या हो जाऊंगा? मैं यहां पे सेंडर हो जाऊंगा। मैं अपने मैसेज को एनकोड करूंगा, अपने मैसेज को शब्दों में एनकोड करूंगा और वो मैसेज मुझे आप तक पहुंचाना है। एनकोड करके मेरा मैसेज तैयार हो जाएगा और मैं किसी माध्यम से, किसी चैनल से, जैसे हम आपसे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं तो किसी चैनल के थ्रू वो मैसेज मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। टीवी, रेडियो, ये सारे चैनल आपके हो सकते हैं। फिर आपके रिसीवर, आप यहां पे रिसीवर हैं, आप मेरे मैसेज को रिसीव कर रहे हैं। रिसीव करके आप डीकोड करेंगे उस मैसेज को, आप समझने की कोशिश करेंगे और आप मुझे फीडबैक देंगे। आप मुझे कमेंट के थ्रू, चैट के थ्रू फीडबैक देंगे कि मेरी बात आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही। और इस प्रोसेस के अंदर कई बार बीच में बाधा आ जाती है, रुकावट आ जाती है, नॉइज आ जाती है, बीच में नेटवर्क इशू आ गया, बीच में मान लीजिए कोई बहुत जोर जोर से नॉइज होने लग गई, तो मेरी बात जो है वो आप तक सही से नहीं पहुंच पाएगी। तो नॉइज भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इस प्रोसेस का। फीडबैक जो है, फीडबैक बहुत जरूरी है कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए। फीडबैक हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस को सर्कुलर, कंप्लीट और इंटरेक्टिव बनाता है। आपका फीडबैक ही मुझे बताएगा कि आपको बात समझ में आई या फिर नहीं आई। कम्युनिकेशन के फीचर्स की बात करें तो टू वे प्रोसेस है। टू वे प्रोसेस मतलब सेंडर रिसीवर को मैसेज दे रहा है, रिसीवर सेंडर को फीडबैक दे रहा है। एटलीस्ट 2 पर्सन तो यहां पे होंगे ही, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, डायनामिक प्रोसेस है। कम्युनिकेशन हमेशा चलता रहता है। मैं आपसे अभी कम्युनिकेट कर रहा हूं, फिर आप किसी और से कम्युनिकेट करेंगे, सब लोग एक ना एक दूसरे से कम्युनिकेट करते ही जा रहे हैं। एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है। आपको कम्युनिकेशन को समझना है तो आपको बहुत सी और चीजों को समझना पड़ेगा। जैसे एंथ्रोपोलॉजी, ये आपकी बॉडी लैंग्वेज की स्टडी आ जाती है। आप ह्यूमंस की स्टडी करते हैं, उनके ओरिजिन की स्टडी करते हैं। सोशियोलॉजी, आप सोसाइटी की स्टडी करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हैं। साइकोलॉजी,
एटीट्यूड की स्टडी करते हैं, तो ये सारी चीजें आपके कम्युनिकेटिव बिहेवियर पे इफेक्ट डालती हैं। तो यहां पे एक प्रीवियस ईयर का सवाल है, इस सवाल को पढ़िए और बताइए क्या आंसर आपका होना चाहिए। यहां पे सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन? Communication involves exchange of ideas, facts and opinion. It involves information and understanding. Communication is a continuous process. It is a circular process. अब ये सवाल का आंसर आप आसानी से बता सकते हैं कि इसका आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर डी का, और इसीलिए यहां पे ऑप्शन नंबर डी हम मार्क कर देंगे। चलिए अगला सवाल हमारे पास है। अगला सवाल है, इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? तो आपको यहां पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है वो पहचानना है। कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस होती है उसके एलिमेंट्स को प्रॉपर ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो देखते हैं कि आप इसे अरेंज कर पाते हैं या नहीं कर पाते। बताइए क्या ऑर्डर यहां पे हमारा होना चाहिए, क्या ऑर्डर हमारे यहां पे होना चाहिए? तो माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे हमारा जो करेक्ट ऑर्डर है वो हमें ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। कम्युनिकेटर बेसिकली आपके सेंडर हो गए। सेंडर जो है एक मैसेज जो है वो भेजने वाले एक मीडियम के थ्रू भेजेंगे, रिसीवर को भेजेंगे, और उस मैसेज का रिसीवर पे इफेक्ट कुछ ना कुछ तो आएगा ही। तो ये करेक्ट सीक्वेंस हमारी बन सकती है। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग वर्ड्स से जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो आपसे पूछा जाएगा एग्जामिनेशन के अंदर। करेक्ट आंसर यहां पे ऑप्शन सी का होगा। Now let's move on to topic number 2, types of communication. यहां पे हमारे पास क्लासिफिकेशन है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की। अलग अलग तरीके हैं इसे क्लासिफाई करने के। सबसे पहला हमारे पास है वे ऑफ एक्सप्रेशन, कैसे हम खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं। अगर शब्दों से एक्सप्रेस कर रहे हैं, वर्ड से एक्सप्रेस कर रहे हैं, चाहे बोलकर ओरली या लिखकर राइटिंग में, तो इसे वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है। अगर बिना बोले या लिखे अपनी बातों को एक्सप्रेस कर रहे हैं उसे नॉन वर्बल कहा जाता है। अगर इशारों में कुछ कर रहे हैं तो इसे नॉन वर्बल कहा जाएगा। इन दोनों के बारे में डिटेल में आज ही के लेक्चर में आपके साथ और डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना होता है, प्रॉपर चेन्स ऑफ कमांड होते हैं, प्रॉपर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशंस बने होते हैं। तो अगर इन्हीं चेन्स ऑफ कमांड के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन चल रहा है, दैट इज गोइंग टू बी फॉर्मल कम्युनिकेशन। इसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन है दैट इज इनफॉर्मल, इसे ग्रेप वाइन भी कहा जाता है। एरिया ऑफ ऑपरेशन, एक कंपनी के अंदर जो कम्युनिकेशन चल रहा है, एक कंपनी के अंदर लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, एम्प्लॉइज कम्युनिकेट कर रहे हैं, दैट इज इंटरनल। बट अगर कोई कंपनी बाहर वालों से, अपने कस्टमर से, अपने बाहर के स्टेक होल्डर से कुछ मैसेज कन्वे कर रही है, कंपनी एड चला रही है, इट इज गोइंग टू बी एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कम्युनिकेशन कैन बी इंट्रापर्सनल। हम खुद से बात करते हैं, इट इज इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल मतलब एक से ज्यादा लोग यहां पे इन्वॉल्व हो जाते हैं, जनरली 2-3 लोग इन्वॉल्व होंगे। जब यहां 3 से भी ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, ग्रुप बन जाता है, उसे ग्रुप कम्युनिकेशन बोलते हैं। और इसके बाद आता है हमारे पास मास कम्युनिकेशन और पब्लिक कम्युनिकेशन, जहां पे बहुत सारे लोग, बहुत बड़ी ऑडियंस जो है इन्वॉल्व हो जाती है। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर है वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल के अंदर जैसा मैंने आपको बताया ओरल और रिटन दो तरीके से हो सकता है। ओरल का फायदा यह है कि बहुत तेजी से आप सामने वाले को बात पहुंचा सकते हैं और सामने वाले से इमीडिएटली आपको फीडबैक मिल सकता है। रिटन का फायदा यह है कि इसमें चांसेस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाते हैं। तो रिटन और ओरल दोनों के अपने फायदे और अपने नुकसान है। अब आते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे। नॉन वर्बल इज वर्डलेस कम्युनिकेशन, इसमें कोई वर्ड्स का इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं। तो इस कम्युनिकेशन को मेटा कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। जो हमारा नॉर्मल कम्युनिकेशन प्रोसेस चल रहा है वर्ड्स का, उनको एक्सप्लेन करता है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। उनको समझने के लिए आपको नॉन वर्बल साइंस और सिंबल्स को समझना पड़ेगा। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के फीचर्स की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे ये अनअवॉइडेबल है। आप किसी से बात कर रहे हैं तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली आ जाता है। अपने आप आपके हाथ हिलने लगते हैं, अपने आप जो है आप सिर को खुजाने लगते हैं, तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। इट वेरीज अक्रॉस कल्चर, आपके कल्चर पे डिपेंड करता है। तो किसी कल्चर में सामने वाले को हाथ जोड़कर नमस्ते करके ग्रीट करते हैं, किसी में हेलो करते हैं, हैंडशेक करते हैं, किसी में गले मिलते हैं। तो इट वेरीज अक्रॉस कल्चर। अनस्ट्रक्चर्ड होता है, हम इसकी कोई प्लानिंग नहीं करते, प्रॉपर स्ट्रक्चर इसका नहीं होता। कई बार एम्बिगुअस भी हो जाता है, समझ नहीं आता सामने वाला ये कैसे कैसे इशारे कर रहा है। साइलेंस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सामने वाला शांत है, बोल नहीं रहा, तो वो भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का ही टाइप है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके के नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमारे पास। सबसे पहले क्रोनेमिक्स, द यूज ऑफ टाइम। टाइम बहुत सी बातें आपको कह देता है। सामने वाला पर्सन टाइम पे आ जाता है तो वो पंचुअल है, उसके बारे में कितनी बड़ी बात हमें पता चल गई। वोकेलिक्स, पैरा लैंग्वेज, आपकी एक्सेंट, आपकी पिच, आपका वॉल्यूम, आपका स्पीच रेट, आपकी मॉड्यूलेशन, आपकी फ्लुएंसी, ये सारी चीजें आपके मैसेज को इफेक्ट करती हैं। हैप्टिक्स, हैप्टिक्स इज बेसिकली टेक्टाइल कम्युनिकेशन, द यूज ऑफ टच इन कम्युनिकेशन। सामने वाले से आप टच करके बात कर रहे हैं। एक टीचर जो है बच्चे की पीठ पे पीठ थपथपा रहे कि बहुत बढ़िया किया तुमने। तो ये सारी चीजें बहुत सी बातें कम्युनिकेट कर देती हैं। काइनेसिक्स, काइनेसिक्स क्या है? बॉडी लैंग्वेज ऑफ अ पर्सन, कि सामने वाला जो है उसकी बॉडी की कैसे मूवमेंट हो रही है, उसकी बॉडी लैंग्वेज हमें क्या कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही है। प्रॉक्सिमिक्स, दिस इज बेसिकली डिस्टेंस, सामने वाला कितने डिस्टेंस पे है आपसे। सामने वाला अगर बहुत पास है आपसे तो आपका कोई क्लोज मेंबर ही होगा, क्लोज आपका रिलेशन होगा, उससे और तरीके की बात होगी आपकी। अगर दूर है तो फिर और तरीके की बात होगी। आर्टिफैक्ट्स, सामने वाले ने क्या आर्टिफैक्ट्स पहन रखे हैं, उसने बहुत सारा सोना पहन रखा है, उसने एक बहुत बड़े बक्कल वाली बेल्ट लगा रखी है। तो ये सारी चीजें जो हैं सामने वाले के बारे में आपको कुछ ना कुछ बता ही देती हैं। ये चीजें इनडायरेक्टली आपके कम्युनिकेशन प्रोसेस को अफेक्ट करती हैं। चलिए, तो यहां पे एक आसान सवाल, द वर्ड हैप्टिक्स डिनोट्स। तो ये सवाल प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है कि हैप्टिक्स किसे डिनोट करता है, और ये हमने देख लिया ऑलरेडी कि ये टेक्टाइल कम्युनिकेशन को डिनोट करता है। सो आंसर इज ऑप्शन डी। चलिए, यहां पे एक और सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द पैरा लैंग्वेज इन कम्युनिकेशन। पैरा लैंग्वेज के अंदर यहां पे क्या चीजें आ जाती हैं? पैरा लैंग्वेज में आपके पास आता है पिच ऑफ द वॉइस, और क्या चीजें आएंगी? क्या इंटरनल एक्सटर्नल नॉइज आएगी? सर ये नहीं आएगी। यूज ऑफ पोज, रेट एंड वॉल्यूम ऑफ स्पीच, ये तीनों चीजें आएंगी, ए, डी और ई। इसीलिए हमारे पास आंसर यहां पे बनेगा ऑप्शन नंबर सी का। Now let's move on to topic number 3, barriers to communication. तो there are different barriers to communication. जैसे हमारे पास हैं semantic barriers. ये बेसिकली आपकी लैंग्वेज, आपके वर्ड्स, आपके सिंबल से जुड़े हुए हैं। तो आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनके अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं, मैसेज ठीक से एक्सप्रेस नहीं किया, बहुत ज्यादा टेक्निकल लैंग्वेज का इस्तेमाल कर दिया कि सामने वाले को समझ में ही नहीं आ रहा। आपने होमोनिम्स का इस्तेमाल किया। होमोनिम्स ऐसे वर्ड होते हैं जो सुनने में एक जैसे लगते हैं, देयर और देयर सुनने में एक जैसे हैं, बट इनके स्पेलिंग और इनके मीनिंग अलग अलग हैं। ऐसे ही कुछ पॉलीसेमिक वर्ड्स होते हैं, ये वर्ड जो है एक ही वर्ड है बट इसके मीनिंग अलग अलग हैं। जैसे बैंक आपका एक वर्ड है, बैंक आपका नदी का किनारा भी है, और बैंक आपका पैसे वाला बैंक भी है। प्यूपिल आंखों का पार्ट भी है, और बच्चों को भी कहा जाता है। की चाबी भी होती है, और ये भी कहते हैं हार्डवर्क इज द की टू सक्सेस। तो ऐसे वर्ड सामने वाले को कंफ्यूज कर सकते हैं। तो मैसेज को आप सिंपल रखिए, सामने वाले को समझ में आ जाए। साइकोलॉजिकल इमोशनल बैरियर्स और कुछ पर्सनल बैरियर्स हो सकते हैं, जैसे कि सामने वाले का ध्यान कहीं और है, अटेंटिव नहीं है, आप पे भरोसा नहीं रखता, बात को ठीक से सुनता नहीं है, सुनने से पहले ही अपनी कंक्लूजन पे पहुंच जाता है, ईगो ज्यादा है, उसको नॉलेज नहीं है। ये सारे बैरियर्स हो सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स हमारे हो सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशंस बने हुए हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना हुआ है, रेड टेपिज्म है, एक फाइल दूसरे टेबल पे बहुत लंबे समय के बाद पहुंचती है, तो दी कैन ऑल बी बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। फिजिकल बैरियर्स भी हो सकते हैं, आप सामने वाले से बहुत दूर हैं तो अपनी आवाज ठीक से नहीं पहुंचा पाएंगे, आपको किसी माध्यम का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और हो सकता है वो माध्यम भी सही ना हो। कुछ नॉइज आ सकती है कि आप किसी से बात कर रहे हैं, आपके सामने ही वो पर्सन खड़ा है और एकदम से पीछे एरोप्लेन आ गया, बहुत तेज आवाज आ गई, कुछ एक्सटर्नल डिसरप्शन हो गई, एकदम बाहर से पटाखे फूटने लग गए। तो ये सारी चीजें आपके कम्युनिकेशन को इफेक्ट कर सकती हैं। टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, हम सभी आजकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, पर टेक्नोलॉजी के अंदर भी बीच में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, कुछ टेक्निकल नॉइज आ सकती है, नेटवर्क ड्रॉप आउट हो सकता है, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से भी दिक्कतें आ सकती हैं। चलिए, अब यहां पे आपसे सवाल है, सम ऑफ द बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन आर। कौन से बैरियर्स हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के? पॉलीसेमी, सिंपल लैंग्वेज, यूज ऑफ क्लीशेज, इजी कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस। तो यहां पे बताइए कौन कौन से हैं बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सर सिंपल लैंग्वेज तो नहीं होगा और इजी कंस्ट्रक्शन भी नहीं होगा। पॉलीसेमी, पॉलीसेमिक वर्ड्स आपने समझा दिए, कुछ क्लीशेज, कुछ इडियम्स वगैरह का इस्तेमाल आप कर लेते हैं, तो सामने वाले को हो सकता है समझ में ना आए, आप कुछ कहावतें ऐसी बोलें, कुछ वर्ड्स ऐसे बोलें जो कि सामने वाला समझ में ना पाए, तो दिस कैन बी बैरियर टू कम्युनिकेशन, और इसीलिए आंसर यहां पे ऑप्शन नंबर डी का हमारा
बन जाएगा। चलिए तो अब बात करते हैं मास कम्युनिकेशन की। मास कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर आप अपने मैसेजेस जो हैं मासेस को भेज रहे हैं, यानी कि बहुत बड़ी ऑडियंस तक आप अपने मैसेज पहुंचा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी जो ऑडियंस है वो लार्ज है, बहुत बड़ी है, असॉर्टेड है, एक ज्योग्राफिकल एरिया की नहीं है, पूरे देश के अंदर फैली हुई है, देश के बाहर से लोग भी हो सकते हैं। अनोनिमस है, हम अपनी ऑडियंस को नहीं जानते। हिट्रोजीनस है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान है, हिंदू हैं, मुस्लिम है, सिख हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं आपकी ऑडियंस के अंदर। कम्युनिकेशन मीडिया आपका प्रिंट मीडिया हो सकता है, जैसे आपका न्यूज़पेपर, बुक्स, मैगजीन्स वगैरह। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो सकता है, टीवी, रेडियो, फिल्म्स वगैरह। डिजिटल मीडियम हो सकता है, सीडी, इंटरनेट वगैरह हो सकता है। फीचर्स की अगर बात करें तो मास कम्युनिकेशन के अंदर हमारे पास सोफिस्टिकेटेड और कॉम्प्लेक्स मैसेजेस होते हैं। कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी का जरूर इस्तेमाल होगा। आपने रेडियो से भी मैसेज भेजना है, कुछ टेक्नोलॉजी आपको चाहिए। न्यूज़पेपर की प्रिंटिंग करनी है, उसके लिए भी टेक्नोलॉजी हमें चाहिए। ऑडियंस मास होगी। और फीडबैक को लेके यहाँ पे बताया गया कि मिनिमल फीडबैक का स्कोप रहता है। या अगर आपके घर पे कोई न्यूज़पेपर आ रहा है तो आपको फीडबैक देना है उस न्यूज़पेपर वाले को, तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आपको लेटर लिखना पड़ेगा एडिटर को, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फीडबैक हमारा यहाँ पे डायरेक्ट नहीं होता। प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे सेंडर होंगे और रिसीवर होंगे। सेंडर यहाँ पे आपके ऑथर, रिपोर्टर वगैरह हो सकते हैं, बट बीच में यहाँ पे एक फिल्टर लग जाता है और ये फिल्टर का नाम है गेट कीपर, कि जो भी इंफॉर्मेशन दी जानी है वो एडिटर से होके गुजरती है, और इस फिल्टरिंग प्रोसेस को यहाँ पे गेट कीपिंग का नाम दिया जाता है। दो तरीके की नॉइज हो सकती है आपकी इस प्रोसेस में। एक चैनल नॉइज हो सकती है, आप टीवी के थ्रू प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं और बीच में टीवी में कोई दिक्कत आ जाए। कई बार टीवी नहीं चलता, और अगर मान लीजिए आप न्यूज़पेपर के थ्रू भेज रहे हैं, न्यूज़पेपर के अंदर प्रिंटिंग प्रॉपर नहीं आई, सिमेंटिक प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि आपकी लैंग्वेज सामने वाले को समझ नहीं आ रही। न्यूज़पेपर की लैंग्वेज आपने ऐसी मुश्किल लिख दी, सामने वाला समझ नहीं पा रहा। आप ऐसी लैंग्वेज में न्यूज़ सुना रहे हैं जो कि सामने वाले को समझ में नहीं आती। फंक्शंस की बात करें, फंक्शंस में हमारे पास है सर्विलेंस। ये मास मीडिया जो है सर्विलेंस रखता है, हमारी सोसाइटी पे निगरानी रखता है, हमें उसके बारे में बताता है। कोरिलेशन क्रिएट करता है, सोसाइटी में जो घटनाएं घट रही हैं और हमारे एटीट्यूड जो है उनके प्रति, उनको कोरिलेट करता है। सेंसेशनलाइजेशन, यहाँ पे येलो जर्नलिज्म की बात भी कर रखी है। तो कई बार आपने देखा होगा, आपसे बोला जाता है कि बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, या फिर आपको बोला जाता है कि एकदम सनसनीखेज खबर आपको सुनाने वाले हैं। तो इस सबको येलो जर्नलिज्म बोला जाता है कि खामखा चीजों को सेंसेशनलाइज करने की कोशिश की जाती है, ज्यादा व्यूज के लिए, ज्यादा ऑडियंस के लिए। एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट का फंक्शन भी पूरा करती है। आप टीवी चलाते हैं, आप यूट्यूब चलाते हैं, एंटरटेनमेंट भी करते हैं। ट्रांसमिशन, आपके जो कल्चरल नॉर्म्स हैं वो भी यहां से ट्रांसमिट हो जाते हैं। तो आपका जो कल्चर है वो सारी चीजें आप सीखते हैं टीवी चलाकर, आप देखते हैं उस पर कल्चरल प्रोग्राम्स वगैरह, वहां से आपको कल्चर के बारे में पता चलता है। मोबिलाइजेशन, लोगों को मोबिलाइज करना है किसी चीज के प्रति, तो वो भी काम मास मीडिया हमारा करता है। तो अगर आपके कोई न्यूज वगैरह आप सुन रहे हैं, वहां पे बोला जाता है कि अगर आप इसके सपोर्ट में हैं तो हमें मैसेज भेजिए, या फिर यहाँ पे कैंडल मार्च निकाल रहे हैं वहां पे जुड़िए, ऐसे लोगों को मोबिलाइज किया जाता है। इंफॉर्मेशन और एजुकेशन का काम भी करता है, और इंटरप्रिटेशन का काम भी करता है, यानी कि जो सोसाइटी में चल रहा है उसे हम इंटरप्रेट करते हैं मास मीडिया के थ्रू। इसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं। हमारा जो ट्रेडिशनल कल्चर है वो इफेक्ट हो रहा है। आपने सुना होगा कि आजकल लोग वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं। आजकल जो वेस्टर्न टाइप के प्रोग्राम्स हैं, टीवी सीरीज हैं, वो लोग ज्यादा देख रहे हैं रेदर देन ट्रेडिशनल प्रोग्राम्स। तो ट्रेडिशनल कल्चर इफेक्ट हो रहा है। वायलेंस प्रमोट हो रही है, वायलेंट प्रोग्राम्स दिखाए जाते हैं टीवी पे, बहुत सारी एड्स दिखाई जाती हैं जिससे हमारी डिजायर टू बाय बढ़ती है, कंज्यूमरिज्म बहुत बढ़ रहा है, फालतू चीजें हम खरीद लेते हैं। मोर फोकस एंटरटेनमेंट पे हो गया है रेदर देन इंफॉर्मेशन, और इससे क्या हुआ, लोग बेकार में बहुत सारा टाइम खराब करते हैं और उससे हमारी नेशनल प्रोडक्टिविटी अफेक्ट हो रही है। नॉट एक्सेसिबल टू एवरीवन, हर कोई इसे एक्सेस नहीं कर सकता। अगर आपको मास मीडिया को चलाना है, इस्तेमाल करना है, आपके घर पे टीवी होना चाहिए, आपके पास मोबाइल होना चाहिए, या फिर न्यूज़पेपर खरीद कर लाना पड़ेगा। तो हर कोई ये सारे काम नहीं कर सकता। मेलाइन कैरेक्टर ऑफ पीपल, लोगों की रेपुटेशन को भी इफेक्ट कर देते हैं। तो आपने देखा होगा कि किसी के अगेंस्ट कोई भी न्यूज आ जाए, उसे ऐसे दिखाएंगे कि जो पर्सन है उसकी जो पूरी की पूरी इमेज है वो खराब हो जाती है। विजय माल्या जी का एग्जांपल ले लो, उनके बारे में ऐसी खबरें, इतनी सारी खबरें दिखाई कि उनका पूरा जो कैरेक्टर है उसको मेलाइन इंडिया के अंदर कर दिया गया। नेगेटिव हेल्थ इंप्लीकेशन, बहुत सारा टाइम आप टीवी पे बिताएंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, हेल्थ इंप्लीकेशंस होंगी।
और इंटरनेट आजकल हमें फ्रॉडस्टर्स बहुत सारे देखने को मिलते हैं, बहुत सारे फ्रॉड लोग आ चुके हैं और हम इनके झांसे में कई बार आ जाते हैं। हमें ये मैसेज करते हैं और कहते हैं कि इनको पैसों की जरूरत है, या फिर हमें कहेंगे आपकी लॉटरी निकल आई है, तो ये सब हमें फंसा लेते हैं। और यहाँ पे देखा गया कि कुछ प्रोग्राम्स में ड्रग्स और अल्कोहल के यूज को कूल बताया जाता है, उन्हें जायज बताया जाता है, और इससे हमारी सोसाइटी में इन सारी चीजों का जो इस्तेमाल है वो बढ़ रहा है। और इसके साथ साथ जी यहाँ पे बताया गया ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में। देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मास मीडिया के अंदर फीडबैक जो है वो मिनिमल लेवल का ही प्रेजेंट होता है। तो कैसे हम मापें कि हमारा जो लोग हैं उनको पसंद आ रही है कोई चीज के नहीं पसंद आ रही, तो उसके लिए हमारा जो ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल है ये ऑडियंस मेजरमेंट सिस्टम्स के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स वगैरह जो है वो बना रहा है, कुछ सिस्टम्स बना रहा है। और टीआरपी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टीआरपी का मतलब होता है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स। तो ये भी आपको बताते हैं कि लोगों को क्या चीज पसंद आ रही है, क्या चीज पसंद नहीं आ रही। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास एक सवाल है, द टर्म येलो जर्नलिज्म रेफर्स टू। येलो जर्नलिज्म जो है किसे रेफर किया जाता है? तो हमने अभी आपके साथ डिस्कस किया था कि हमारे जो एक्सेसिव सेंसेशनलाइजेशन क्रिएट करने की कोशिश की जाती है न्यूज चैनल्स के अंदर, जिसमें व्यूअर्स को, रीडर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश की जाती है, इस तरीके से न्यूज को दिखाया जाता है कि सामने वाले की आप अटेंशन गेन कर लें, उसे येलो जर्नलिज्म कहा जाता है। और इसीलिए आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी का बनेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्लासरूम कम्युनिकेशन। तो क्लासरूम का एक इंटीग्रल पार्ट है कम्युनिकेशन। क्लास के अंदर टीचर ने स्टूडेंट्स को पढ़ाना है तो कम्युनिकेशन तो करना ही पड़ेगा। इस कम्युनिकेशन का पर्पस होता है, ये पर्पसिव है, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो अचीव करने होते हैं। इसका यूटिलिटेरियन पर्पस होता है, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको यूटिलिटी मिलेगी, कुछ उनको कुछ नया मिलेगा जो कि फर्दर उनकी लाइफ में इस्तेमाल होगा। क्लासरूम कम्युनिकेशन एक सिस्टमेटिक और एक प्लान्ड एक्टिविटी है। सिस्टमेटिक तरीके से कम्युनिकेट किया जाता है और प्रॉपर प्लानिंग से कम्युनिकेट किया जाता है। क्लासरूम कम्युनिकेशन के अंदर अलग अलग तरीके की चीजें इन्वॉल्व रहती हैं। जैसे यहाँ पे कहा कि 3 तरह की टॉक्स हमें देखने को मिल सकती हैं। एक होगा कंटेंट टॉक, टीचर बच्चों को पढ़ा रहे, जैसे आपको करिकुलम पढ़ाया जा रहा है, आपके सिलेबस के टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं, इट इज कंटेंट टॉक। प्रोसीजरल टॉक, आपको रूल्स और रेगुलेशंस बताए जा रहे हैं कि सुबह 9 बजे क्लास शुरू हो जाएगी, 11 बजे आपकी ब्रेक होगी, तो दीज आर ऑल प्रोसीजरल टॉक। एक कंट्रोल टॉक भी होती है, अगर बच्चे इनडिसिप्लिन क्रिएट कर रहे हैं, मिसबिहेव कर रहे हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए जो बिहेवियर होता है, कम्युनिकेशन होता है, उसे कंट्रोल टॉक कहा जाता है। टीचिंग को 2 पर्सपेक्टिव से देखा जा सकता है, रिटोरिकल और रिलेशनल। रिटोरिकल का मतलब है कि टीचर कम्युनिकेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ, उन्हें इन्फ्लुएंस करने के लिए, उन्हें परसुएड करने के लिए, उन्हें पटाने के लिए। और यहाँ पे रिलेशनल पर्सपेक्टिव की अगर हम बात करें तो कहा गया कि जो टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन है, इट इज द मींस ऑफ डेवलपिंग अ रिलेशनशिप, कि टीचर और स्टूडेंट जो है वो रिलेशन डेवलप करना चाह रहे हैं और इसीलिए कम्युनिकेट कर रहे हैं। क्लासरूम के अंदर हमारा कम्युनिकेशन वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है। वर्बल कम्युनिकेशन ओरल और रिटन हो सकता है। ओरल कम्युनिकेशन हमारा मेजॉरिटी टाइम क्लासरूम के अंदर होता है, टीचर बोलकर स्टूडेंट्स को बहुत सी चीजें समझाता है। रिटन कम्युनिकेशन भी होता है, टीचर स्टूडेंट्स को नोट्स लिखवाता है या फिर टीचर स्टूडेंट्स को कुछ लिखने के लिए देता है। ये सारी चीजें रिटन कम्युनिकेशन के अंदर आ जाती हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें तो इसके अंदर आपकी जेस्टर, आई लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, पोस्टर, टोन ऑफ द वॉइस, फेशियल एक्सप्रेशन, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो नॉन वर्बल जो एक्सप्रेशंस है, कम्युनिकेशन है, वो आपके वर्बल कम्युनिकेशन को और ज्यादा इफेक्टिव बना देती है। जैसे टीचर्स अगर आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखें तो उससे बच्चे जो हैं और ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, थोड़ा सा वार्म फील करते हैं। स्माइलिंग जो है, अगर टीचर स्माइल करे बच्चों को देख के तो इट इज अ पावरफुल क्यू, तो टीचर फ्रेंडली परसीव होता है और साथ ही बच्चों का मूड भी यहाँ पे लाइट रहता है और वो सीखने के लिए यहाँ पे एक्टिव रहते हैं। तो अगर टीचर जो है एक अच्छा लाइवली टीचिंग स्टाइल अडॉप्ट करता है, क्लास को लाइवली बनाकर रखता है, तो यहाँ पे बच्चे जो है और ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं और ज्यादा इंटरेस्ट से क्लास में पार्टिसिपेट करते हैं। कहा गया बच्चे जो है थोड़ा सा बेंड कर जाते हैं फॉरवर्ड की तरफ, टीचर की तरफ, और इंटरेस्ट से क्लास को देखते हैं। बट अगर उन्हें मन नहीं है, क्लास सुनने में मजा नहीं आ रहा, तो उनकी पीठ पीछे हो जाएगी, वो पीछे हो जाएंगे और उनका मूड हो जाएगा डिफायंस वाला, वो क्लास को सुनना नहीं चाहेंगे। तो कहा गया स्टैंडिंग इरेक्ट बट नॉट रिजिड, तो टीचर जो है उसे सीधा खड़ा रहना है, बट ऐसा नहीं कि एकदम रिजिड हो जाए, एकदम पत्थर की तरह हो जाए, ऐसा नहीं करना, और थोड़ा सा स्लाइटली फॉरवर्ड लीन करना है बच्चों की तरफ, तो ऐसा बच्चों को लगेगा कि टीचर हमारे लिए अप्रोचेबल है, रिसेप्टिव है और फ्रेंडली है।
साथ ही वॉइस मॉड्यूलेशन की बात की गई कि एक टीचर को वॉइस मॉड्यूलेशन भी करनी चाहिए, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन पे थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस देना चाहिए, थोड़ी सी वॉइस वहां पे बढ़ाई जा सकती है, थोड़ा सा अपना साउंड लेवल बढ़ाया जा सकता है। तो वॉइस मॉड्यूलेशन जो है वो बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट करी रखती है क्लास के अंदर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पावर इन द क्लासरूम। क्लासरूम के अंदर पावर किसके पास है? मेनली टीचर के पास है। हाँ, बच्चों के पास भी कुछ पावर यहाँ पे हो सकती है। टीचर के पास अलग अलग तरीके की पावर्स हैं। एक्सपर्ट पावर है, रेफरेंट पावर है, लेजिटिमेट है, रिवॉर्ड है और कोएर्सिव है। ये बेसिकली लीडरशिप की जो हमारी पावर्स होती हैं, एक लीडर की जो पावर होती हैं, जो आप बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर ओबी के अंदर पढ़ते हैं, तो वही सारे पावर्स हैं और टीचर के पास भी ये आ जाते हैं, क्योंकि टीचर इज ऑल्सो काइंड ऑफ लीडर इन द क्लासरूम। एक्सपर्ट पावर टीचर के पास कैसे आती है? क्योंकि वो सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है, उसे नॉलेज है, उसे एक्सपीरियंस है, इस वजह से एक्सपर्ट पावर आ जाती है। रेफरेंट पावर कहां से आती है? रेफरेंट पावर इज लीडिंग बाय एग्जांपल, कि बच्चे जो है टीचर को अपना रोल मॉडल मानते हैं, उसे रेफर करते हैं कि टीचर जैसे जैसे करता है बच्चे वैसा करना चाहते हैं। लेजिटिमेट पावर, ये अथॉरिटी से आती है। आप टीचर हो, क्लास टीचर हो, आपके पास एक अथॉरिटेटिव पोजीशन है और इसके कारण आपके पास बच्चों के ऊपर पावर आ जाती है। रिवॉर्ड पावर, आप बच्चों को रिवॉर्ड दे सकते हैं, ये आपके पास पावर है। कोअर्सिव पावर, आप बच्चों को डांट लगा सकते हैं, पनिशमेंट दे सकते हैं, ये भी आपके पास एक पावर है। लेजिटिमेट पावर को इस्तेमाल करें अपना स्कूल कॉलेज शुरू करते समय, एक टीचर के लिए बताया गया, और आप अपनी टीचिंग से एक्सपर्ट पावर को एस्टेब्लिश करें। रेफरेंट पावर को डेवलप करें, बच्चों के साथ अच्छे रिलेशन आप बनाकर रखें। रिवॉर्ड पावर का इस्तेमाल करें। कोअर्सिव पावर आपको अवॉइड करनी चाहिए। कोअर्सिव पावर जो है उसका इस्तेमाल तभी करें जब बहुत ही ज्यादा नेसेसरी हो, और उसको इस्तेमाल करने के बाद कोशिश करें कि वापस से आप अपनी रेफरेंट पावर पे ही आ जाएं, वही बेहतर लॉन्ग रन में रहेगा। तो यहां पे हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि प्रीवियसली पूछा जा चुका है। मोस्ट ऑफन द टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन इज, टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन कैसा होता है? स्पूरियस होता है, यानी कि आर्टिफिशियल होता है, क्रिटिकल होता है, यूटिलिटेरियन होता है, कन्फ्रंटेशनल होता है, यानी कि लड़ाई झगड़े वाला होता है। देखो, जो टीचर और स्टूडेंट का कम्युनिकेशन होता है उसका एक मकसद होता है, स्टूडेंट को कुछ यूटिलिटी यहां से मिलती है, कुछ ज्ञान मिलता है यहां से, और इसीलिए ये यूटिलिटेरियन होगा। दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए, यहां पे एक और क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन को पढ़ना है और बताना है क्या आंसर आपको लग रहा है इस क्वेश्चन का। द प्राइमरी बेसिस ऑफ इंटरपर्सनल पावर इन रिलेशन टू क्लासरूम कम्युनिकेशन आर। क्लासरूम कम्युनिकेशन के अंदर बताइए कौन से आपके इंटरपर्सनल पावर के प्राइमरी बेसिस रहते हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया था, कोअर्सिव पावर, रिवॉर्ड पावर, रेफरेंट पावर और लेजिटिमेट पावर, ये हमें देखने को मिलती है। रिक्रिएशनल पावर नहीं होती है, ए, बी, सी और डी होते हैं, और इसीलिए आंसर यहां पे होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए का। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा डिस्कशन। यहां पे आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट करना है और इसका आंसर आपने चैट बॉक्स में नहीं देना, लाइव चैट बॉक्स में नहीं देना, आपने इसका आंसर कमेंट सेक्शन के थ्रू हमें बताना है। तो इसका आंसर आप कमेंट करके हमें बताइए, हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आपको सेशन पसंद आया, आपको कुछ सीखने को मिला, तो जरूर इस सेशन को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो ऐसे सेशंस के लिए हमारे साथ फिर से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्री नोट्स अगर आप चाहते हैं, फ्री स्नैपशॉट नोट्स अगर आप चाहते हैं यूजीसी नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो आप हमारी जो ऐप है एवरस्टडी क्लासेस की, वो डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। कोई क्वेरी है तो आप हमें मेल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप या फिर कॉल भी कर सकते हैं। रेगुलर अपडेट्स के लिए हमें टेलीग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।